वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। सबसे पहले हम जो है वो एक एक सेल ऑर्गेनली पढ़ रहे हैं। जो हमारा जो चैप्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हमने सेल के बारे में देखा था, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। फिर हमने डिफरेंस देखा, उसमें प्रोकैरियोट सेल देखा और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हमने डिफरेंस देखा। अब हम एक एक सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनली है उसको हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। और पहले हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट सेल मेम्ब्रेन हम जिसको बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपने सेल देखा है तो आपको याद होगा कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर था। हमने ओवल और राउंड ओवल शेप का सेल लिया था जो कि कॉमन है। तो इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब देखो इसी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे अंदर से माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये दिखती कैसी है, इसमें क्या चीज़ होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो देखो ये जो एक्सप्लेन किया था मॉडल वो क्या था, दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था सिंगर और निकोलसन। और कब किया था? 1972 में। और इसके बाद हम इसी मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें जो है इस मॉडल ने सारी प्रॉपर्टीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सप्लेन कर दी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी है सेल में, या तो आप सेल मेम्ब्रेन बोल लो, सेल मेम्ब्रेन ऐसी है। और उससे पहले बहुत सारे मॉडल आए लेकिन सारे जो है वो रिजेक्ट हो गए। एट लास्ट फाइनल मॉडल वाज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच वाज गिवन बाय सिंगर, टू साइंटिस्ट, एक का नाम है सिंगर और दूसरे का नाम है निकोलसन, 1972 में। अब देखो ये डायग्राम क्या बोलती है, ये डायग्राम ही सब कुछ इसके बारे में समझा देती है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं और उसको बड़ा इजीली जो है वो समझ सकते हैं। देखो जो भी आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे, देखो इसमें जो सबसे पहले ये वाली लेयर देखिए, ये वाली जो लेयर है ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी जो लिखी हुई है वो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब बाइलेयर मतलब टू लेयर्स की रेंज में, एक लेयर ये और एक लेयर ये। अब इसमें एक है हेड पार्ट, इसको हम बोलेंगे हेड पार्ट, और दूसरा है सिंपल इजीली टेल पार्ट। तो एक लेयर जो है वो इस तरह से आ जाती है और दूसरी जस्ट इसके अपोजिट। इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो अरेंज है यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले ये हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब जो ये जो इसके बाहर लगे हैं वो प्रोटीन, वो यहाँ पे दो तरह के हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ये है पेरिफेरल प्रोटीन, ये वाले जो ऊपर लगे हुए हैं पेरिफेरल, मतलब वो पेरिफेरी के ऊपर लगे हुए हैं, आउटर साइड के ऊपर। और कुछ एक जो है उन्हें हम बोलते हैं इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। या तो वो पूरे ही इस तरह से बरीड है या तो वो पार्शली इस तरह से बरीड है। तो देखो इन्होंने बोला कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीज़ों की बनी है, एक प्रोटीन और दूसरा फॉस्फोलिपिड, पीएल लिखते हैं शॉर्ट में। जो इसकी पीएल है फॉस्फोलिपिड है वो बाइलेयर की फॉर्म में है। देखो बाइलेयर, एक लेयर ये ऊपर वाली और एक लेयर ये नीचे वाली, और वो इस तरह से अरेंज है कि टेल पार्ट जो है, ये जो बीच वाली है वो टेल पार्ट इसकी वो एक दूसरे को फेस करेंगी और हेड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये हो गया इसका हेड पार्ट और ये नीचे ग्रीन वाला हो गया इसका टेल पार्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड। और हेड को हम बोलते हैं पोलर पार्ट और इसको हम बोलते हैं टेल को नॉन पोलर पार्ट। अब हाइड्रोफिलिक मतलब, फिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है। अब शॉर्ट में हम लिख लें तो हम इसको लिख सकते हैं हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो इसका जो दैट इज इसका जो हेड पार्ट है वो वाटर लविंग होगा और जो टेल पार्ट है वो वाटर हेटिंग होगा। तो फिलिक का मतलब होता है लविंग, जैसे आपने सोप के केस में पढ़ा है, 10th में आपने सोप पढ़ा है उसके केस में आपने पढ़ा है। और दूसरा है हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब होता है जिसको डर लगता है। तो यहाँ पे ये फोबिया, ये वाटर से हेट करेगा, और फिलिक पार्ट मतलब वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसका हेड पार्ट। और देखो, और दूसरी चीज़ हमने बोली प्रोटीन, प्रोटीन है यहाँ पे। प्रोटीन दो तरह के हैं, एक एक्सट्रिंसिक और दूसरे इंट्रिंसिक।
एक्सट्रिंसिक जो बाहर पेरिफेरी पे ऊपर ये ब्राउन कलर के जो प्रेजेंट है, दिस आर द पेरिफेरल प्रोटीन और द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो इंट्रिंसिक है और इंटीग्रल प्रोटीन है वो भी दो तरह के हैं। देखो ये एक तो ये पूरा ही बरिड है, इस तरह से भी हो सकते हैं, ये इस तरह से आगे लेयर जो है वो फैली हुई होगी, इसे बरिड हो सकते हैं। ये आधे जो है वो अंदर है, आधे बाहर, इस तरह से भी हो सकते हैं। तो ये मॉडल जो उन्होंने दिया था सिंगर और निकोलसन ने, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या लिखा है। इन्होंने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो लिखे हुए हैं इसके। देखो, सेल मेम्ब्रेन एंड इम्प्रूव मॉडल ऑफ द सेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972 में दिया था। अब सबसे पहला देखो, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी बताते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्वासी फ्लूइड नेचर है। क्वासी फ्लूइड होता है जेली लाइक, ठीक है, ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा सॉलिड। हम उसको सॉलिड भी नहीं बोल सकते, हम इसको लिक्विड भी नहीं बोल सकते, वो जेल लाइक होता है। तो जेल लाइक जो होता है वो थोड़ा मूवमेंट शो करता रहता है। अब मूवमेंट शो करता रहेगा तो जो प्रोटीन है यहाँ पे और जो फॉस्फोलिपिड है वो भी यहाँ पे मूवमेंट शो करेंगे। जैसे पिछले डायग्राम में हमने देखा, उसमें जो प्रोटीन है जो बाहर प्रेजेंट है, इंटीग्रल प्रोटीन, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है आइदर वो पूरे बरिड है और आधे अंदर या आधे बरिड है, पार्शली बरिड है, तो वो जो है मूवमेंट शो करते रहेंगे। और फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो भी जो है वो मूवमेंट शो करती रहेगी। तो इस तरह से जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर है क्वासी फ्लूइड। अब आगे लिखा है मेजर लिपिड और फॉस्फोलिपिड किस फॉर्म में रेंज है, बायलेयर की फॉर्म में रेंज है। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होंगे वो इनर पार्ट की तरफ होंगे। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर लिखने में। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जो आपको पॉइंट याद आता जाएगा वो आप लिखते जाएंगे इस तरह से। आगे देखो, आगे लिखा है मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। और दो तरह के प्रोटीन है, एक इंटीग्रल और दूसरे पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब जो आउटर वाली साइड में प्रेजेंट होंगे, लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, भाई जो इंटीग्रल प्रोटीन होंगे वो पार्शली और टोटली बरीड होंगे मेम्ब्रेन के अंदर। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिंगर और निकोलसन ने दी थी, और उसको हम आज भी मानते हैं कि हमारी मेम्ब्रेन, उससे पहले बहुत सारे मॉडल आए हैं लेकिन वो सारे फेल हो गए हैं, और यही एक्सेप्ट हुआ, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऐसी ही है। आगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है इसका, जेली लाइक, उसकी वजह से ये ग्रोथ कर पाती है। दूसरा, इंटरसेलुलर जंक्शन, जैसे ये एक सेल है किसी भी शेप का है, आपको पता है नंबर ऑफ शेप्स होती हैं, दूसरा सेल ये है, दूसरा सेल ये, तीसरा सेल ये है, तो इनके बीच में जो इंटरसेलुलर जंक्शन जो होते हैं, सेल टू सेल एक्सचेंज होता है, वो इसमें हेल्प करती है। दूसरा, सिक्रीशन में हेल्प करती है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है, किसी चीज़ को देखो सिक्रीशन बाहर निकालना है तो, और एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज़ को अंदर लेना है तो, ठीक है, एंडो मतलब अंदर और सिक्रेशन किसी चीज़ को बाहर निकालना। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, सेल डिवाइड होता है तभी ये क्वासी फ्लूइड नेचर हेल्प करता है, या इसके फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, और इसकी वजह से इस नेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेएबल है। अब सिलेक्टिवली परमेएबल मतलब ये अलाउ करती है कुछ एक सब्सटेंसेस को, सभी सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करती है अंदर आने के लिए, चाहे वो उनका जैसे देयर आर पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं कुछ, जैसे मान लो अब जो इसने अंदर लेना है सब्सटेंस, वो मान लो साइज में बड़ा है, तो वो एंडोसाइटोसिस से उसको, या कप शेप फॉर्म करके उसको वो अंदर ले लेगी। और जैसे मान लो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसने कोई जो सब्सटेंस है वो बाहर निकालना है, तो वो अगेन फिर से ये कप लाइक फॉर्म करके इसको बॉडी से बाहर कर देगी। ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, किसी चीज़ को, जो चीज़ सेल के लिए ज़रूरी है उसी को अंदर आने की परमिशन मिलेगी, जो हार्मफुल है उसको अंदर आने की परमिशन नहीं मिलेगी, बिकॉज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल। एंडोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस से वो अंदर लेगी और एक्सोसाइटोसिस से वो बाहर कर देगी। अब देखिए आगे लास्ट में, ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह से होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव मतलब विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी,
पैसिव मतलब इजीली वो अंदर ले लेगी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। और एक्टिव में, एक्टिव देखो जब एक्टिवली हमें काम करना पड़ेगा तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, एनर्जी जब लगाएंगे तो हमेशा एटीपी वहाँ पे वर्ड ज़रूर आता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फ्यू आइंस और मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये होगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ये होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। और ये जो है एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। एनर्जी कौन सी लगेगी, एटीपी। इसका एग्जांपल दिया है सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे नाम से क्लियर है, पैसे मतलब पैसिबली आता जाएगा, कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिवली जब आपको अंदर लेना है उसको तो आपको एनर्जी जो है वो लगानी पड़ेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। लास्ट में देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है दो टर्म्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज ऑस्मोसिस एंड सेकेंड वन इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का प्रैक्टिकल भी करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस सबसे इजी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये प्रोसेस इतना इजी है नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पे लिखी हुई है मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो अगर वाटर ऑस्मोसिस में देखो सिर्फ वाटर की मूवमेंट, डिफरेंस की बात करें तो ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर की मूवमेंट होती है और डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों की मूवमेंट हो जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। और इसमें होगी सिर्फ लिक्विड यानी कि वाटर की मूवमेंट। ठीक है, वाटर की मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस में। तो मूवमेंट ऑफ वाटर वाई डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन है न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होंगे दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो भी होंगे मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहाँ से, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अगर देखो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन दैट इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर अलोंग होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन चलेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है एक समझना, दैट इज मान लो डिफ्यूजन क्या बोलता है, मान लो ये दो यहाँ पे एक ए है और एक बी है, ठीक है, सेम दिस इज सेल ए एंड दिस इज सेल बी। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो कम है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम हायर टू लो, ठीक है, दैट इज डिफ्यूजन। और देखो अगर वाटर की बात कर रहा है तो वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, वो भी डिफ्यूजन ही होगी, लेकिन किसकी होगी, सिर्फ वाटर की। तो वाटर की जब ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो आप सिर्फ वाटर की बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम, मान लीजिए कि यहाँ पे ये सेल आपने ए बनाया और ये सेल आपने बी बनाया, से दिस इज सेल ए एंड दिस इज सेल बी। मान लो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अगेन डिफ्यूजन लिखा है ना, लेकिन डिफ्यूजन सिर्फ वाटर की, और जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या होगी, लो। अब ये केमिस्ट्री का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो कोई HCl है, ओके। अब जो मान लो कि कंसन आप एक चीज़ बोलते हैं ना कॉमनली, कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन होगा तो अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा HCl। डाइल्यूट करते जाएंगे मतलब उसमें पानी डालते जाएंगे, तो पानी डालते जाएंगे तो कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। पानी डालते जाएंगे तो आप कंसंट्रेशन उसकी कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या है, ओवरऑल कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे लो है। तो जहाँ कहाँ से कहाँ मूव करेगा वाटर, फ्रॉम द हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द लोअर वाटर कंसंट्रेशन, या फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन लिखिए टू द हायर कंसंट्रेशन। ओके, ऐसे बोलते हैं कि रट्टा मारने के लिए बोलते हैं कि दैट इज डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, एंड ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो उल्टा कर दो, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन तभी होगी ना
जब वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, आप बढ़ा रहे हो, तभी वो कंसंट्रेशन उसकी लो होगी। और हायर कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? हायर कंसंट्रेशन मतलब वहाँ पे पानी नहीं है, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन में वाटर की कंसंट्रेशन ना के बराबर होगी। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। जब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे ऑस्मोसिस को, तब हम देखेंगे। इसको आपने रटा नहीं, और भी बहुत सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, डिफरेंट बुक में डिफरेंट लिखी हुई हैं, लेकिन मीनिंग यही है। मैंने आपको जो सबसे छोटी थी वो मैंने बता दी, और मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी। फिर भी समझ नहीं आएगा तो आप पूछ लेना मेरे से। ओके, थैंक यू क्लास।